मेरा नाम फातिमा है। आज फिर से मैं चुपके से अपने मालिक और मालकिन को देख रही थी। मालकिन के पति मालकिन के लिए गजरे लेकर आए थे और वह बहुत प्यार से मालकिन को पहना रहे थे। बहुत सारे तोहफे और मालकिन की पसंद का खाना भी लेकर आई। मैं हसरत से छुप कर देख रही थी। मैं सोच रही थी मालिक जैसे किसी इंसान से शादी हो जाए, लेकिन ख्वाहिश कहाँ पूरी होती हैं। उसी वक्त मुझे मालकिन ने देख लिया। मैं एकदम से डर कर पीछे हो गई कि कहीं मालकिन मुझे डांटे ना, इस तरह छुप कर देखने पर। और फिर मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद बहुत दूर थी। पूरी रात मैं यही सोचती रही कि मालकिन कितनी खुशकिस्मत है, या फिर शायद सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। उनके पास पैसे होते हैं और अपने आप से प्यार करने वालों पर खर्च करते हैं, और एक हम हैं जो दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और फिर ज़रूरी चीज़ें ही खरीद कर लाते हैं, लेकिन ख्वाहिश रह ही जाती हैं। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी उन्हें बिल्कुल भी गरूर नहीं था। उनका व्यवहार बहुत मीठा और अच्छा था। वह अपना व्यवहार किसी के साथ अच्छा ही रखती, लेकिन हकीकत यह थी कि वक्त गुजरने के साथ मुझे मालकिन के शौहर से प्यार हो गया, जबकि मैं बहुत छोटी थी और वह मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन मैं कभी इस बात का इजहार नहीं कर सकी और ना बता सकूंगी। यह सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। रोज की तरह मेरी आंख सुबह 5 बजे खुल गई। नमाज पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे भूख लगी है, और मैं फिर कमरे से बाहर निकल कर किचन में चली गई और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। तो एकदम मुझे याद आया कि मालिकिन के पति बाहर से रात को खाना लेकर आए थे। जाहिर सी बात है वह पड़ा ही होगा, खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा इंतज़ार किया और फिर सफाई करना शुरू कर दी। सफाई करने के बाद मालकिन और उसके शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। यही मेरी रोज़ की रूटीन थी, और जब मालिक काम पर चले जाते तब मैं कमरे से निकलकर बर्तन धोती और फिर मालकिन का कमरा साफ करती। आज जब मैं मालकिन के जाने के बाद मालकिन का कमरा साफ करने लगी तो मालकिन मुझसे मुस्कुरा कर बोलने लगी कि रात को मैंने तुम्हें देखा था, तुम हमें छुप कर देख रही थी। मेरी तो सांसें बंद होने लगी। पता नहीं मालकिन क्या सोच रही है। मैं पागल थी जो इस तरह भूखों की तरह देखने लग जाती हूँ। मैं कुछ बोलने वाली ही थी, इतने में मालकिन दोबारा पूछने लगी कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। फिर मैंने जवाब नहीं दिया। तुम मेरे शौहर से शादी कर लो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उठने बैठने की तमीज़ सिखाऊंगी, अच्छे से बोलना सिखाऊंगी। मालकिन की यह बात सुनकर पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने इनकार कर दिया कि मालकिन कहने लगी कि यह मेरा काम है और मैं उसको मना लूँगी। तुम अपना बताओ, तुम करोगी मेरे शौहर से शादी? फिर मैं सोचने लगी कि जब मैं मालिक से प्यार करती हूँ तो मना करने का क्या मतलब। इसलिए मैं एकदम से मान गई। मेरी तो खुशियाँ आसमानों पर पहुँच गई। तभी रात हुई। मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश थी और सुबह उस इंसान को मेरी तकदीर में लिख दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, ज़िंदगी बदलने वाली थी। मेरा स्टेटस, मेरा सब कुछ बदलने वाला था। लोग मेरी भी वैसे ही इज्जत करते, लेकिन इन सब के लिए मुझे खुद पर मेहनत करनी थी। इसलिए मैं रोज़ मालकिन के पास जाती और वह मुझे अच्छे और तमीज़ से बात करना सिखाती। फिर वह मुझे अच्छे और नए कपड़े लाकर दे देती, उनको पहनने और उड़ने का तरीका सिखाती, फैशन सिखाने लगी, और तो और काम वाली भी नहीं रख ली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मालकिन यह सब क्यों कर रही है, लेकिन छोड़ो, मुझे उनसे क्या, और ना ही मैं उनसे यह सब कुछ पूछ सकती थी, क्योंकि जो मेहरबानी वह मुझ पर कर रही थी मेरे लिए यही काफ़ी था। ऐसे ही रोज़ मालकिन मुझ पर इतनी ही मेहनत करती। वह मुझे जो भी जैसे जैसे सिखाती, जल्दी तो नहीं लेकिन मैं सीख लेती। यूं ही समय बीतता जा रहा था और मालकिन ने अपने शहर को भी शादी के लिए मना लिया था। पहले तो मालिक इनकार करते रहे कि नहीं, मेरे लिए तो तुम काफ़ी हो, क्यों मैं शादी करूं। लेकिन मालकिन कहने लगी कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में और उसका भी पूरा हक है खुल की ज़िंदगी गुजारने का। और भी पता नहीं क्या क्या कहकर उन्होंने उनको शादी के लिए मना लिया, और फिर कुछ दिनों के बाद मालकिन ने हमारी शादी करवा दी। अब वह मेरा और बहुत ख्याल रखती, मेरी खिदमत करती, मेरी हैसियत, मेरा मकान, सब कुछ बदल गया था। इसी खुशी में मैं महसूस ही नहीं कर सकी कि घर में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन कभी कभार मुझे शक होता कि मालिक और मालकिन की बहस हो रही होती। लेकिन मैं जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखती तो वहाँ खामोशी छा जाती, और फिर मैं खामोशी से वापस आ जाती।
एक दिन जब मैं उनके कमरे में गई तो वह फ़ोन पर बातें करते हुए चक्कर लगा रही थी और साथ में कह रही थी कि आप टेंशन ना लें, माल आपका पहुंच जाएगा। और फिर जैसे ही वह मेरी तरफ पलटी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर कहने लगी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने उससे तो पूछा कि दोस्त के पैसे की ज़रूरत है, उसे ही कह रही थी कि पैसा पहुंच जाएगा। वैसे मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं आया, फिर भी मैं खामोशी से कमरे में वापस आ गई। मुझे लगा वह शायद शोहर को धोखा दे रही है, लेकिन उन दोनों में तो इतना प्यार है, हो सकता है कि मेरी ही बहन को मुझ पर बोलने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे ही हमारे दिन गुजरे जा रहे थे। एक दिन मालकिन ने अपनी पार्लर वाली को बुला लिया और कहा, तुम्हें तैयारी करवाऊंगी तो तुम्हारे लोग निकल आएंगी और तुम फ्लैश भी हो जाओगी। मैं तो खुश हो गई क्योंकि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में पार्लर नहीं देखा था और कभी मैं ऐसे तैयार नहीं हुई थी। और मैं फिर पार्लर वाली के सामने जाकर बैठ गई। मुझे देखते ही वह एकदम खड़ी हो गई और मालकिन से कहने लगी कि यह तो बहुत ही मासूम है और इसको क्या सजाऊंगी भला मैं, यह तो इतनी खूबसूरत है। लेकिन आपसे यह ज़रूर कहूँगी कि यह बहुत मासूम सी, आप इस पर यह जुल्म ना करें। उसकी बात सुनकर मैं डर गई, कैसा जुल्म? और मालकिन के पास जाकर पूछने लगी कि यह क्या कह रही है, कौन सा जुल्म करवाने वाली हैं आप मुझ पर? तो मालकिन मुझे कहने लगी कि उसको तो फालतू बोलने की आदत है, तुम टेंशन ना लो, एकदम सुंदर लगोगी तैयार होकर। इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें तैयार करवा कर तुम्हारे शोहर पर जुल्म ना करे और तुम अपनी जुबान बंद करके काम करो। मालकिन की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली नहीं हुई, लेकिन मैं चुप हो गई और फिर एंड में वह पार्लर वाली को सही कह करके कमरे में चली गई। मालकिन के बाहर जाते ही मैं एकदम उस पार्लर वाले के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम बताओ कि तुम कहना क्या चाह रही हो। फिर उसने ऐसी बात बताई कि मैं हैरत में रह गई और मेरी डर की वजह से भागने लगी। मेरी मालकिन ने, मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था, शुरू से ही हमने गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। अम्मी और अब्बू अब रंग के थोड़े सांवले थे, जबकि मेरा रंग बहुत खिला खिला था। देखने वाला कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं ऐसे घर आने वाली हूँ। मेरी शक्ल सूरत भी अम्मी अब्बू से बहुत अलग थी। मोहल्ले वाले तो कहते कि तुम उनकी बेटी लगती ही नहीं हो, ऐसा लगता है कहीं से चुरा कर लाई हैं। और मैं अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ती। और मेरे अम्मी अब्बू दोनों बीमार थे, लेकिन अब भी मेरे अब्बू ने मुझे 12th करवाया। मेरे अब्बू फलों का ठेला लगाते और मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम किया करती थी। जब मैंने दोनों को इस तरह मेहनत करते हुए देखा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे भी उनकी मेहनत का सिला देना चाहिए। इसलिए मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। लोग मुझे बातें भी सुनाते कि इस गर्मी में तुम्हारे बाप तुम्हें कमा कर ला रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम दोनों माँ बेटी बैठी रहोगी। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत डर लगता और जैसे ही मैंने 12वीं के एग्ज़ाम हुए उसी 2 महीने पहले ही मेरे पापा का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा काश सच हो गया। मुझे इन सब में नहीं कहीं अपनी ही गलती नज़र आ रही थी। काश मेरे पापा मेरी पढ़ाई का बोझ ना लेते और आज यह सब ना होता। अब्बू के इंतकाल ने मुझे और मेरी माँ को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन फिर मैं भी 12th का एग्ज़ाम देने जाती, अब्बू का ख्वाब पूरा कर सकूं। मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए अम्मी की नौकरी भी छूट गई थी। घर में खाने के लाले पड़ने लगे, इसलिए 12th के बाद आगे की पढ़ाई का फैसला मैंने छोड़ दिया। मैंने भी वही माँ का काम अपनाया और लोगों के घरों में काम स्टार्ट करा। सारा दिन मैं लोगों के घरों में काम करती रहती। जब मम्मी की तबीयत ठीक हुई तो उसके बाद भी मैंने अम्मी को काम करने नहीं दिया, बल्कि खुद ही यही काम करती रही। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। इज्जत से 2 वक्त की रोटी खाई जा रही थी। यह हमारे लिए यही काफ़ी था। हमारे लिए एक दिन यूं ही मैं और मेरी सहेली बैठे हुए थे तो वह कहने लगी, मैं एक औरत को जानती हूँ जो बहुत अमीर है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। उसे काम करवाने के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है। तू जाकर ट्राई कर, मुझे लगता है तुझे यह काम मिल जाएगा और अच्छी सैलरी भी होगी। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और उस औरत का एड्रेस लेके उसके घर आ गई और बताया तो वह कहने लगी कि कर जहाँ पर तुझे आसान लगे। दूसरे दिन उस औरत के पास गई और उसे अपनी सारी कहानी बताई और मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे यह काम दे दो और उन्होंने मुझ पर तरस आ गया और मुझे काम पर रख लिया। रोज़ सुबह 9 बजे काम पर जाती और 6 बजे काम से वापस आ जाती। मैं टोटल 6 बंगलों में उस वक्त काम किया करती थी।
बारी बारी सबके घर जाती और काम के दौरान उनकी कीमती चीज़ें भी उठा कर लाती। मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती कि तू यह क्या काम करती है, सारी ज़िंदगी मैंने इज्जत से तुझे खिलाया है, अब तुम इस तरह की चोरियां करने लगी, खुद के साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लगाएगी। और मैं बस यही कह कर टाल देती कि अम्मी तुम क्या जानो अमीरों के खर्चे। मम्मी बस अब सोच में सर हिलाती रहती और मेरा यही रूटीन बन गया। और धीरे धीरे मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन वह भी मुझे इस जालिम समाज में अकेला छोड़कर चली गई। मम्मी के जाने के बाद मेरे लिए हालात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया। घर आती तो सन्नाटा होता, फिर मेरे घर आने का दिल ही नहीं करता। इसलिए मैं जिस बंगले में काम करती थी उसकी मालकिन कहने लगी और दरख्वास्त करने लगी कि मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दें। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। मुझे उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक तो मान ही जाएगी, और वही हुआ। जिस औरत का मुझे मेरी दोस्त ने बताया था वह औरत मान गई मुझे घर पर रखने के लिए। अब मैं उन्हीं के घर रहा करती थी और उनके सारे काम करती थी। खाना बनाती, नाश्ता, साफ सफाई, बर्तन धोना, रोटियां बना कर देना, सब के सब काम मेरे हवाले थे। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, वह मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया करती। उनकी जितनी भी अच्छाई करो उतनी ही कम है। मेरी मालकिन और उनके शौहर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रोज़ घूमने जाते, डिनर करते। मालिक रोज़ नहीं तो फिर उन्हें ला कर देते। वह बहुत खुश होती, उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश होती। शुरू में तो यह सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझ में जलन पैदा होने लगी। मालकिन का पति उनसे कितना प्यार करता था, रोज़ नई नई महंगी महंगी चीज़ें ला कर देखता। उनको यह देखकर मेरा दिल भी जलता कि मेरे पास भी यह सब चीज़ें हों। और मैं सफाई के दौरान वहाँ से भी कीमती चीज़ें चुरा लेती और अपने कमरे में जाकर एक बैग में रख देती, ताकि मुझे कभी यहाँ से जाना पड़ जाए तो मेरे पास थोड़ा बहुत तो माल हो। मेरा मानना था कि उनके घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, उनमें से कोई एक दो ले भी लूँ तो उन्हें क्या पता चलेगा और कौन सा उनकी शान में कमी आ जाएगी। इस तरह मैं इधर ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी नज़र मालकिन की सबसे कीमती चीज़ मतलब उनके शौहर पर मेरा दिल आ गया। मुझे किसी भी तरह उन्हें हासिल करना था, लेकिन मुझ में यह मालिक से कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुप रहती। एक दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मालकिन ने मेरी शादी अपने शौहर से करवा दी। वह मुझे बहुत खिदमत करती, मेरा बहुत ख्याल रखती, मुझे कहती तुम मेरी बहन की तरह हो। मैं उनकी बात मान लेती। मेरी भी हैसियत बदल गई, मेरा भी नसीब बदल गया। मुझे बहुत खुशी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी खुशी मैं यह महसूस नहीं कर सकी कि घर में क्या चल रहा है, मेरे साथ कुछ गलत होगा। फिर एक दिन जब मालकिन की पार्लर वाली आई तो मुझे देखते ही कहने लगी, इस पर यह जुल्म मत करना। उसकी बात सुनकर मैं डर गई और मालकिन के जाते ही मैं उसे छुप कर पूछने लगी कि कैसा जुल्म, लेकिन जो उसने बताया यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि यह लोग तुम्हें तैयार करवा कर यहाँ से आगे बेच देंगे कोठे पर, यह इनका काम है। उनकी बात सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी और मैं वहाँ से भागने लगी। मालकिन ने मुझे पकड़ लिया, मुझ पर जुल्म करने लगी और कहने लगी कि इतनी मेहनत से यहाँ तक लेकर आई हूँ, तुझे तेरा स्टेटस सब कुछ बदला ताकि तू आगे जाकर मेरा काम कर सके, लेकिन तुम तो यहाँ से भी फरार होने लगी। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें। और तू पार्लर वाली, मालकिन बेरुखी से कहने लगी कि तुझ पे मैंने इतनी हिम्मत तो यहाँ मेरे खिलाफ काम करेगी, तुझे बहुत हमदर्दी जाग रही है। और फिर अपने शौहर को बुला कर कहती कि तेरी चिड़िया को पर लग गए हैं, इसके परों को काट देना चाहिए, हमारे लिए यही बेहतर है। वह हंसने लगा। मैं बहुत घबराई हुई उन्हें देख रही थी और वह मुझे देखने लगी कि तुझे क्या लगा, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अरे पागल, हम तो तुझ जैसी हसीनाओं को यहाँ लाकर ऐसे ही फंसाते हैं और फिर अपने कोठे पर भेज देते हैं ताकि तुम लोगों की जिंदगियाँ बन जाए और हमारा भी काम हो जाए। उनकी बातें सुनकर लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुद ही यकीन नहीं कर पा रही थी कि किस तरह चालाकी से इन दोनों ने मुझको घेर डाला था, मुझे फंसाया था अपने जाल में। इतनी हैरानी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैं अपनी ज़बान से एक अल्फाज भी नहीं निकाल पाई। मैंने बस इतना ही कहा कि वह निकाल कर सुन, तो वह दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि वह भी झूठा निगाह था। हर महीने नई लड़की आती है तो क्या उन सब से निकाह करने बैठ जाओ? हम दोनों तो पार्टनरशिप से यहाँ पर काम कर रही हैं, लोगों को फंसाते हैं। और फिर वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे।
मुझे बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी खुद से, अपनी बेवकूफ़ी पर। मेरे होने के लालच में मैं कहाँ पर फंस गई थी और मैं रोती रही और पार्लर वाली भी मेरी वजह से उनका निशाना बन गई। फिर मालकिन हम दोनों को घसीट कर गाड़ी में ले गई और उनसे कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वह दोनों बहरे बने हुए पार्लर वाली तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े सदमे में जा पहुंची हो। और फिर वह गाड़ी अपने मंजिल पर जा पहुंची। एक खूबसूरत सा बंगला था जहां पर बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटें थी और देखने से मैं जितना प्यारा था अंदर उतने ही भयानक काम होते थे। जहां पर मेरी टांगें डर के मारे कांप रही थी, तभी कुछ लोग आए और हमें अंदर ले गए। फिर हमें अंदर ले जाते ही बोला गया कि आज रात महफिल सजाई जाए, आज तुम लोगों में 2 लोग और बढ़ गए हैं। वह हंसने लगी। हमें कमरे में ले गई। मैं नहीं जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन लगातार गाने की आवाज़ आ रही थी। पार्लर वाली मेरे साथ बैठी थी। मैं उसे हिलाने लगी कि तुम्हें कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर आना पड़ा। अब हम दोनों क्या करेंगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह खामोश बैठी थी और खाली खाली आंसू से कभी मुझे देखती कभी कमरे को, और फिर कहने लगी कि आज से 3 साल पहले मैंने अपने दोस्त को यहाँ पर भेजा था। पैसों की लालच में वह यतीम थी, वह बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मेरे घर मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, मुझे जाने दो। लेकिन मैं कठोर बनी रही और उसे कुछ पैसों की खातिर मैंने उसे बेच दिया। और फिर जब उसकी अम्मी को पता चला तो यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और इंतकाल कर गई। यह सब मेरी दोस्त की बददुआ की वजह से हुआ है। रब उसके साथ बुरा का आने का बदला ले रहा है। पार्लर वाली की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए कि क्या दोस्त ऐसी भी हो सकती हैं। लेकिन मेरी दोस्त ने कुछ ऐसा ही किया था। वह जानते हुए कि वह औरत गलत काम करती है, फिर भी उसने इधर मुझे काम करने के लिए भेजा। मेरी आंखों के आंसू कभी नहीं सूखते। मैं दलदल में फंस चुकी थी जिससे मैं कभी भी वहां से निकल नहीं सकती थी, और मेरे साथ में वह पार्लर वाली भी लगातार रो रही थी। जब अगले दिन हमें वहां से निकाला और सब कुछ कोठे वाले मेरे पास आए तो वह डरने लगे। अब तो बस इतना ही कह रहे थे, मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल दे। लेकिन वहाँ पर बातें होने लगी कि बड़े साहब हमें जान से मार देंगे। उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और मैं सब उनकी नज़रों से सबको देख रही थी। फिर वह मुझसे कहने लगी कि तुम वही हो ना बड़े साहब की बेटी। मैं कहने लगी मैं नहीं जानती किसी बड़े साहब को। तो कहने लगी तुम उन्हीं की बेटी हो, हम पहचान गए हैं तुम्हें, तुम फिक्र मत करो, तुम उन तक पहुंचा दोगी। यह सुनकर मेरी रूह कांपने लगी। अब न जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जा रही है, और मैं इनकार करने लगी कि मुझे नहीं जाना कहीं, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा तो कब के मर गए, लेकिन किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और सब वहाँ से चले गए। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा। लोग मुझे अजीब प्रोटोकॉल देने लगे, मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मैं बस इतना ही सोचती, क्या मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मुझे यह सब बर्दाश्त करना था, तो काश वह लोग इस दुनिया से नहीं जाते। मुझे अपने जंग अकेले ही लड़नी थी। उन सब के बिहेवियर ने मुझे ऐसा लग रहा था कि यह लोग मुझे फंसा रहे हैं। पूरी रात मैं रोती रही, यह सोच कर कि कल सुबह मुझे नए घर भेज दिया जाएगा। वहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे, मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, कहीं वह लोग मुझे आगे तो नहीं बेच रहे। बुरे से बुरे ख्याल मेरे जहन में आते रहे और अगले दिन सुबह को कुछ लोग मुझे किसी बड़े साहब के घर छोड़ आए। उनको कहा भी रही थी कि उनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वह किसी की बेटी किसी के घर छोड़ आए। जब मैं वहां उनके घर गई तो बाहर नाम लिखा था मोबिन। इतना तो मैं समझ गई थी कि इसका नाम का कोई बंदा है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ। अंदर गई तो एक आदमी खड़ा था जो ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं था, लेकिन ज़्यादा जवान भी नहीं था। कहीं कहीं छुरियाँ भी थी। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वह ज़्यादा उम्र का आदमी नहीं है, बल्कि उन्हें बेटी के गम ने ऐसा कर दिया था। तो उस आदमी ने मुझे अपने गले लगा लिया और फिर कहने लगा कि बेटी तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन वह कहने लगे कि मुझे पता है तुम नाराज़ हो अब्बा से। उनकी यह बात सुनकर मैं चुप रही और मेरी आंखों से आंसू आ गए। इतने टाइम बाद किसी ने मुझे बेटी कहा, इतना प्यार जताया मुझ पर। उनके एकदम गले लग गई और रोने लगी। वह मुझे यह कहकर चुप करवाते रहे, अपने अब्बा पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।
गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह एक अच्छा इंसान है जो अपनी बेटी समझकर मुझे प्यार दे रहा है। लेकिन मेरे दिल में एक डर सा था कि अगर मैं यहाँ से भाग कर गई तो लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाएंगे, बद किरदार कहेंगे, इसलिए मैं उनके साथ उनकी बेटी बनकर वहीं रही। एक दिन मैंने फोटो फ्रेम में देखा जिसमें यह अंकल थे, उनके साथ उनकी बेटी जो बिल्कुल मेरे जैसी थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि दो लड़कियां एक जैसी शक्ल सूरत की। मुझे लगा कि यह लोग मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी रात मुझे बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। जब मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो मैंने महसूस किया कि उस घर की असली बेटी वापस आ गई। बहुत देर तक तो मैं अपने पैरों पर खड़ी रह गई। यह वाक्य सच में था, उनकी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी थी और वापस आ गई। मेरे दिल में यह डर लगा कि कहीं यह लोग मुझे पुलिस के हवाले न कर दें। यह समझकर कि यहाँ पर मैं कुछ गलत काम करने के लिए आई हूँ या कोई इल्ज़ाम लगाकर या कोई चोर समझकर, मैं तो दुपट्टा ओढ़कर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई और भागकर उसी कोठे में आ गई। मुझे देखकर वह लोग कहने लगे कि तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हारा बाप हमें जान से मार देगा, चली जाओ। और फिर मैंने उन्हें बताया कि जिस आदमी को मुझे उनकी बेटी बनाकर छोड़ आए थे, उनकी असली बेटी वापस आ गई। अब लोगों को यकीन हो गया होगा कि सच में उसकी बेटी नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन मेरा दिल भी बहुत उदास था। दोबारा बाप जैसी नेमत मुझसे छीन गई। पर मैं अंदर अकेली बैठी रोती रही। बाकी लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे बाहर, लेकिन मैं बहरी बनी बैठी रही उस आदमी का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर। लेकिन कुछ घंटों बाद मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और फिर मैं बाहर आई। लड़कियां मुझे देखकर बस यही कहती जा रही थी कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई थी, कितने दिन तुम ऐश करके गुजार के आई हो। लेकिन मैं खामोश रही। 3 दिन बाद उस कोठे पर पुलिस की रेड पड़ी। साथ में वह साहब भी आए और पुलिस सबको बारी बारी ले जाने लगी। सब लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे, कहीं इस लड़की ने तो यह सब नहीं करवाया। और सब लोग मुझे शक की निगाहों से देखे जा रहे थे। लेकिन यह हैरान करने वाली बात मेरे लिए भी थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरा कोठा खाली हो गया, बस मैं ही बची थी। पुलिस भी जा चुकी थी। फिर वह आदमी मेरे पास आया और मुझे गले से लगाकर फिर वही अल्फाज दोहराए कि बेटी तुम कहाँ चली गई, तुम्हें कितना ढूंढा हमने, तुम कहीं नहीं मिली। और इस बार मैं खाली निगाहों से उन्हें देख रही थी। और फिर वह मुझे अपने साथ घर ले गई। जब मैं वहाँ गई तो लड़की जो उनकी बेटी थी वह पहले से ही वहाँ पर थी। उसके हाथ में कुछ था। मैं कभी उस लड़की को देखती, कभी उस लड़की के बाप को। वह मुझे अपनी बेटी के पास ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे अपनी बेटी के पास बैठा दिया। उनकी बेटी ने मुझे फ्रेम पकड़ा दिया जिसमें अंकल और उनकी बीवी थी और दोनों के हाथों में एक एक बच्चा था। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी तो वह मुझसे कहने लगे कि हाँ, यह सच है कि तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। तुम दोनों को जब तुम्हारी माँ ने जन्म दिया तो वह बहुत बीमार रहने लगी, इसलिए हमने घर पर एक नौकरानी रख ली। यह तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम दोनों का भी ख्याल रखती। मैं उस पर अंधा भरोसा करके काम पर चला जाता। उसने उसी का फ़ायदा उठाया और वह तुम्हें अगवा करके वहाँ से चली गई। और मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। इस दुनिया से चली गई। अपनी बेटी के नाम मिलने का दुख और फिर अपनी बीवी से बिछड़ जाने का गम। मुझे तो किसी भी तरह सब्र नहीं आ रहा था। और फिर मैंने सब्र किया और अपनी इस बेटी को अकेले पाला। बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी यह एक दिन गायब हो गई। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, हर यूनिवर्सिटी, हर शहर में, जगह जगह रेड पड़वाई। मैंने सब कुछ बंद करवा दिया, लेकिन यह मुझे कहीं नहीं मिली। और फिर तुम मिल गई। जिस दिन तुम यहाँ पर आई थी तब भी मैं पहचान गया था कि तुम मेरी छोटी बेटी नहीं हो, लेकिन उसकी चाल ढाल ऐसी नहीं थी। मैंने उसी वक्त तुम्हें गले लगा कर बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हें ऐसा लगा कि उसकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ और तुम्हें यकीन नहीं आया। फिर जब मेरी बेटी घर वापस आई और तुम यहाँ से भाग गई, मैं जान गया था कि तुम उसी कोठे पर वापस आई होगी, इसलिए मैंने वह बंद करवा दिया और तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। और सच्चाई बता रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन करवा सकूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरी बेटी हो। तुम दोबारा यहाँ से भागने की गलती मत करना।
यह तुम्हारा ही घर है और इस बात को तुम जल्द से जल्द मानो और गलती मुझसे हुई है। उन सब के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अब्बा की बात सुनते सुनते मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि रब ने मुझे दोबारा बाप जैसी नेमत से उजारा था। फिर मैं अब्बा के सीने से लग गई, उन्हें अपनी हर जाती बताने लगी। दोनों मेरी कहानी सुनकर रोने लगे, लेकिन इतना नहीं रोई जितना मैं रोई थी यह सब सहन करके। लेकिन जो किस्मत में था वही हुआ। मुझे कोई भी किसी से शिकवा नहीं था, इसलिए मैं हंसी खुशी अब्बा और अपनी बहन के साथ जिंदगी गुजारने लगी। यहाँ मेरी हर खुशी पूरी हुई और मैं रब का शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।